आरके पुरम के नंबर क्या है? सेक्टर 7 1246। ये घर है, ये ऊपर वाला? ये ऊपर वाला घर। यहाँ पे माँ, 3 बेटियाँ, नाना नानी, 2 मासियाँ, 1 मामा। कितने लोग हो? तो लगभग हाँ सबके सब एक कमरे का है। एक ड्राइंग रूम टाइप और एक बेडरूम होगा। एक छोटा सा हाँ। स्कूलिंग यहीं से जी, यहाँ से चलते चलते हर दिन सेक्टर 12 आरकेपुरम जाती थी। वहाँ पे कुछ स्वयंसेवकों द्वारा एक छोटा सा स्कूल था। हाँ। टेंट वाला, वहाँ पढ़ती थी। अच्छा। सामने एक कॉन्वेंट स्कूल होता था, पक्की दीवार वाला। हाँ। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि वहाँ पढूं कॉन्वेंट स्कूल में। लेकिन माँ ने कहा कि पैसे नहीं थे। तो माता जी जो हैं ताज मानसिंह जो दिल्ली में है, वहाँ हाउसकीपर का काम करती थी। तो ताज में एक टाटा ग्रुप ने सुविधा दी थी कि जो बच्चे हैं जिन लोगों की नौकरियां हैं टाटा ग्रुप में और विशेषतः ताज में, उनके बच्चों की स्कूली फीस अगर बच्चे 60% से फर्स्ट डिवीज़न लाते थे तो दी जाती थी। तो मैंने अम्मा से कहा कि भाई अगर मैं फर्स्ट डिवीज़न लाऊं तो फिर आपको नहीं मिलेगी मेरी फ़ीस। तो उन्होंने कहा लेकिन वहाँ जाके आपको एडमिशन कैसे मिलेगा? तो मैं हर दिन जाके स्कूल के बाहर खड़ी रहती थी। तो नन्स परेशान हो गई थी। एक दिन कहा कि भाई क्या है हर दिन तुम यहाँ आ जाती हो? मैंने कहा आपके स्कूल में दाखिला कैसे होगा? तो उन्होंने कहा भाई एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं पास हुई और फिर 6ठी कक्षा में वहाँ गई। तो कितने साल इस घर में रही आप? 6-7 साल बिता दिए 6-7 साल यहाँ से तब गई जब मैं लगभग 13-14 साल की थी। मेरे नाना जी का जब देहांत हो गया था तब ये घर छूट गया था हमसे। क्या याद आ रहा है सब टॉप ऑफ माइंड? ये घर देखते क्या दिमाग में आया? मुझे लगता है नाना याद आते हैं। यहाँ से डेली चल के सेक्टर 6 आरकेपुरम में शाखा के लिए जाते थे। उनका बहुत इन्फ्लुएंस भी रहा, वो संघ से जुड़े हुए थे। हाँ, तो आज वहाँ विश्व हिंदू परिषद का हेडक्वार्टर है। अच्छा। हाँ, माता जी जब मैं मतलब क्या 1-2 महीने की थी तो आपने स्मृति ईरानी को प्रचार प्रसार करते देखा है बहुत नेताओं के लिए। पहली बार मैं प्रचार जिनके लिए करने गई उनका नाम है विजय कुमार मल्होत्रा, जब मैं 3 महीने की थी। घर में ये था कि भाई आपको सामाजिक सेवा करनी है तो आप संघ में सेवा दीजिए, राजनीति में जाने की क्या ज़रूरत है। तो मेरा ये विचार था कि मुझे पॉलिसी निर्धारण करने में भूमिका निभानी है, तो इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। पिताजी कांग्रेस से थे, हैं आज भी। तो पिताजी कांग्रेस से थे? पिताजी कांग्रेस, माँ संघी। पर आपका वो पिक्चर भी बहुत वायरल हुआ कि आपने व्हेन द पीटीएम चल रहा है, व्हेन द बॉस मीट्स द फादर। हाँ, पिताजी तो आपने कांग्रेसी को प्रधानमंत्री के सामने, कई कांग्रेसी प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहे हैं, उनके कई कांग्रेसियों के चित्र भी। लेकिन मेरे पिताजी तो वर्षों से मतलब। तो बात क्या हुई मतलब उन दोनों के बीच में? वो पिताजी और प्रधानमंत्री तक सीमित रहे तो बेहतर है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए उनके जीवन की एक ही लालसा थी कि पिताजी तो तब भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और मैं कार्यकर्ता थी, तो हम कई बार आरसीआर में बुलाए जाते थे कार्यकर्ताओं का, कोई ना कोई मीटिंग या कुछ ऐसा रहता था तो दरवाजे पे छोड़ के जाते थे, लेकिन अंदर नहीं आते थे। पहली बार उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेरी बेटी को मौका दिया कि वो देश की सेवा कर सके, तो मुझे एक बार आपके जीवन में थैंक यू बोलना है। आपका लाइफ में सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है पर्सनली, मतलब जो आपको जानते हैं उनमें से? कोई है जो आपको बोलता है कि आज आपने ऐसे क्यों बोला? या जिंदगी में जितने लोग हैं उन सबके पास ये अधिकार है। मेरा कुछ किया धरा उनको पसंद ना आए तो वो बताएं, मैं अपना पक्ष रखूं। तो मेरी लाइफ ऐसी, ऐसा नहीं कि कोई विशेष व्यक्ति बता देगा। जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, चाहे कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, जिनके साथ मैंने अपना राजनीतिक जीवन जिया है, उनको भी अधिकार है कि दीदी यार ऐसे करते तो अच्छा था। पर ये तंग रास्ते, ये तंग घर, ये फिजिकल ढांचा है जी, है ना? मन के अंदर क्या था? मतलब इनफैक्ट ये जो आपको 1237 दिख रहा है, एक ज़माने में यहाँ आज से 40 साल पहले कोई जो परिवार रहता था उनके पास टेलीविज़न होता था। तो उस खिड़की के बाहर खड़े होकर मैंने रवि शास्त्री ने जब 6 छक्के मारे थे, तब जोर जोर से गली में चिल्लाने वालों में से एक मैं थी। क्या ये देखो शास्त्री ने छक्का टीवी मारा। ऐसा था जिसे बाहर से खड़े होकर देख सकते? और एक वक्त था अंदर कि आपके पास टीवी ना हो लेकिन गली मोहल्ले में लोग एक के घर भी अगर है काफी है। तो आप मुझसे पूछे थे टेलीविजन क्यों? टेलीविजन कितनों के जीवन में क्या क्या कर देता है। मतलब मुझे याद एक सीरियल होता था उड़ान, और कविता चौधरी उसमें बनती थी पुलिस अफसर, और मुझे इस बात का बहुत
कहीं ना कहीं मेरी रुचि थी कि मैं एक दिन ऐसे ही IPS ऑफिसर बनूंगी। मेरे पिताजी ने कहा तुम्हारी फितरत नहीं ऑर्डर लेने की। मैंने कहा ठीक है, ऑर्डर लेने की फितरत नहीं है, देने वाले बन जाते हैं। लेकिन टेलीविज़न के एक आपके स्वभाव पर, आपकी मानसिकता पर एक प्रभाव तो रहता है। मेरी इच्छा थी, मैं एक वीकली एक न्यूज़ बुलेटिन आता था जो विश्व भर की न्यूज़ को बतलाता था, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट होते थे। मैं वहाँ भी गई उस चैनल के ऑफिस में। चैनल नहीं था वो प्रोडक्शन हाउस था कि भाई मुझे जर्नलिस्ट की भी, अगर जर्नलिस्ट के असिस्टेंट की भी नौकरी मिल जाए, न्यूज़ कैसे बनती है, रात को कैसे चलती है, मुझे उसमें योगदान देना है, सीखना है। तो उस न्यूज़ ऑफिस ने भी मुझे वापस लौटा दिया था कि मैडम आप में दमखम नहीं, क्या पता एक दिन न्यूज़ बन जाऊंगी, न्यूज़ बन जाएंगी और हम आके आपका इंटरव्यू करेंगे। बट मैंने ये भी कहीं पढ़ा है, वांट यू टू कंफर्म कि आप जब एकता कपूर के सामने आप गई हुई थी अपना वो करने के लिए, तो एक ज्योतिष बैठे थे और उन्होंने बोला इसको रोको, इसी को काम दो। हाँ, जनार्दन उनका नाम है, ऐसा मैंने सुना है। कि उन्होंने मुझे रिसेप्शन पे देखा, एकता के साथ वो ऑफिस में बैठे थे, तो उन्होंने कहा ये लड़की जो भी इसको रोको, इसको चेहरा पढ़ते हैं शायद, तो उन्होंने कहा कि ये लड़की जीवन में बहुत आगे जाएगी। और तब मैं मतलब बेढंगा से जीन्स, फटाफटी शर्ट, झोला लेके कॉन्ट्रैक्ट नौकरी मांगने के लिए आई थी रिसेप्शन पे। और रिसेप्शन पे हाँ, आप क्योंकि सास बहू के लिए वो नहीं दे रही थी? मैं किसी और कार्यक्रम घर एक मंदिर करके चलता था सोनी टीवी पे, उसमें कोई थर्ड रंग का वो चाहिए था एक्टर, भीड़ भाड़ में खड़ा होने वाला, मैं वो थी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेने आई थी, जब एकता बाहर आई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। मैंने कहा हाय राम, अभी तो नौकरी मिली थी। उन्होंने फिर नया कॉन्ट्रैक्ट दिया और कहा कि आप ये किरदार करेंगे, आपको पता है मैं इतिहास रचने वाली हूँ। मुझे उस वक्त से सैलरी से सरोकार था। मैंने कहा इतिहास गया तेल लेने, मुझे बस नौकरी चाहिए, क्योंकि पैसे की तंगी थी। उनका बड़ा विश्वास था कि ऐतिहासिक होगा और मेरा ध्यान सिर्फ पे चेक पे था। लेकिन उन दिनों कभी भी आपने बताई है कहीं पर कि ऑटो से आप जाती थी, मेकअप वाला कहता था मेरे पास गाड़ी तो खरीद लो। बाइक होता था, बाइक होती थी और मेरे पास नहीं होती थी, तो वो बड़ा कहते मैं, आप स्टार हैं, आप ऑटो में आती हैं। मैंने उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसने कहा नहीं, मैं शर्मसार होता हूँ बाकी लोगों के सामने कि मैं अच्छे खासे बाइक में। तो पहला मोटा पैसा वहीं से आया? सास सभी का, हम सब का, घर गाड़ी वो सब वहाँ से आया, इसलिए वो बरकत वाली जगह है हमारे लिए। टॉप ऑफ माइंड क्या था बनने का जब इस घर में रहती थी कि क्या बनना है? टॉप ऑफ माइंड क्या था? कि एक दिन मुझे दुनिया जानेगी, ये तो मैं हमेशा कहती थी। मन में था कि एक दिन? हाँ, मैं तब क्या 7 साल की थी जब यहाँ थी, तब भी कहा था। पहली बार जब बम्बई गई तो 17 साल की थी। वहाँ कमला नेहरू पार्क है जहाँ से मरीन ड्राइव दिखता है, पूरी बम्बई दिखती है, चकाचौंध बम्बई की दिखती है। वहाँ पर भी मैंने कहा एक दिन ये शहर मुझे जानेगा। तो मेरी माता जी ने कहा सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको परेशान करता रहा? लाइफ चैलेंज होती है। देखिए, पहले आप मौक़ों की तलाश में होते हैं कि कोई नौकरी मिले। आज अंजना ओम कश्यप आज तक मैं पूछ रही है, अरे ये नौकरी क्यों कर रहे हो? आप सोच रहे हैं लाइफ का कितना बड़ा कर्व है। पहले पूछा जाता था नौकरी क्यों नहीं कर रही हो, आज पूछा जा रहा है नौकरी क्यों कर रही हो। 2014 में पूछा गया था अरे इस एक्टर को क्यों बना दिया मंत्री। मैं तो एक्टर्स की सोच रही हूँ कि ये जो आपके सामने आएंगे वो बोलेंगे कि स्मृति ईरानी को फिल्म 2014 में लोग बोलते थे अरे एक्टर को क्यों बना दिया है मंत्री। अब कह रहे हैं स्मृति ईरानी को दोबारा पार्लियामेंट क्यों नहीं लेके जा रहे। तो मेरे जीवन की उपलब्धि ये है कि नए सेयर्स ये सेयर्स बन गए। इंटरेस्टिंग ये है। 14 में आपको एसबी ये सास बहू का फिर से वो होना था, शुरू होना मेरे पास मैं शूट कर रही थी। हाँ, मैं शूट कर रही थी ऋषि कपूर के साथ एक फिल्म। चुनाव समाप्त हो गया था, हम बोरिया बिस्तर बांध के अपने काम को निकल गए थे। शिमला में शूटिंग चल रही थी। ऋषि कपूर, आसिन, अभिषेक बच्चन और हम तो टीवी के आसपास इकट्ठा होने वाले थे कि अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे तो कैसा लगेगा और कैसा रहा चुनाव। तो ऋषि सर तो बहुत पॉलिटिकली एस्ट्यूट व्यक्ति थे, तो उनको देश का ऐसा नहीं है कि कोई विषय उससे अपरिचित हो। तो ऋषि सर, मैं, हम लोग सब ये सब बातें करते। अभिषेक कितना राजनीति के बारे में चर्चा देखनी है, ये बात चल रही थी। तो मैं, ऋषि सर, हम सब ऐसे ऐसे बात कर रहे थे और सुबह लगभग 7 बजे कॉल आया। 26 जून को लिया था तब पीएम ने स्वेरिंग इन। हाँ, तो उसी सुबह फोन आया कि आपको शपथ लेनी है। 2014 26 जून आपको सुबह में कॉल आया? हाँ, मेरे को उससे पहले जानकारी भी नहीं आई थी। नहीं,
और तब मुझे कहा गया, तो मैं परिवार के साथ थी, हमने कहा चलो गाड़ी निकालो, ड्राइव डाउन करो फटाफट। मैं ये सोची थी एक ही व्यक्ति है जो टाइम पे नहीं पहुँचेगा, और क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी इसलिए कपड़े वपड़े बाकी लोग तो तैयारी करके अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो अगर आप देखें, मैंने एक साड़ी पहन रखी है जिसमें कमल का फूल है, वो किसी कार्यकर्ता की धर्मपत्नी ने दी थी प्रचार के लिए कि दीदी, तो मैंने कहा वही है, और क्या, साड़ी नहीं है, कुछ नहीं। और जब ड्राइव डाउन कर रही थी शिमला से, तो पीयूष को मैंने फ़ोन किया था, पीयूष गोयल को। मैं, पीयूष भाई देखो ना, एक बेटी को साथ आना है और हमारे पास पास नहीं है, तो आप मुझे एक पास देंगे क्या कि मेरा परिवार आके देख सके। तो हमने कहा अरे तुम कैबिनेट मिनिस्टर बनना, तब पता चला मुझे कि क्या मुझे तब भी नहीं पता था कि मुझे कैबिनेट में ला रहे हैं। तो पीयूष भाई ने नहीं बोला होता तो वहाँ राष्ट्रपति भवन पहुँच के सीट देख के पता चलता। अच्छा, सामने जो एक्टिंग अभी करने वाले हैं, कुछ सीरीज कुछ शूट हुए एपिसोड्स नहीं हुए हैं, मैं तो सोच रही हूँ अगर उसमें आपको किसी को कोई डांटने वाला शॉट होगा, वो एक्टर तो ऐसे पहले से। हाँ नहीं, मुझे एक कैरेक्टर सीन में डांट चुके हैं, तो मुझे बोलना पड़ता है उनको कि अच्छे से डांटो, तो ऐसे हाँ मैं डांटूंगा स्मृति को। उनको लगता है वो स्मृति ईरानी पे मतलब आपको पर्सनली वही पात्र है ना। आपको पात्र को कई भूमिकाओं में, कई इमोशंस में प्रस्तुत करना है, तो आप कैसे करेंगे। और ये एक्टर्स का समूह है, ये अकेले तो आप है नहीं कि आप गए क्रीज पे, आपने चौका छक्का मारा और आप मैन ऑफ द मैच हो गए। इमोशन व्यक्त करने के लिए एक परिवार चाहिए। हाँ, एक परिवार चाहिए, लेखन अच्छा होना चाहिए। लेकिन कौन टीवी में, कई लोग ये कह रहे हैं कि यार 2000-2008 का जमाना अलग था, जब लोग रात में बैठ के, अब स्मृति ईरानी आने वाली है, सास भी कभी बहू थी, मुझे लगता है कोई देखेगा क्या वैसे टीवी। मेरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इसमें आज निर्भरता है कि हम जैसे लोग अगर आकर मेरी इंडस्ट्री को पुनः ताकत दे सकें, वो 20 लाख लोग जो नौकरी करते हैं उनको ताकत दे सकें, रेवेन्यू का विस्तार कर सकें और लोगों को नौकरी मिलने का ही साधन मिलेगा। 150 लोगों के साथ पहले काम करते थे, अब नए 150 का परिवार जुड़ा है, जिनकी नौकरियां, जिनकी दिनचर्या, जिनके घर की रसोई हम पे निर्भर है। तो अगर आप 150-200 या एक पूरी इंडस्ट्री को क्षमतावान बना सके, और तो उसमें हर्ज क्या है। कई लोग इंडस्ट्री को सिर्फ ग्लैमर की दृष्टि से देखते हैं, जो कैमरा के सामने कितनों की नौकरियां लगी। लेकिन ओटीटी तो अब गाली गलौज का प्लेटफॉर्म बन गया है। लोग ये भी मानते हैं कि वहां पाएंगे, अगर उसमें आप ये सब कर सकें तो भी तो एक नया कदम है कि दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। कि अगर एक ऐसी चीज़ जो पारिवारिक है, जो संयुक्त परिवार के बारे में है, जो आज की हकीकतों को दर्शाती है, पुराने ज़माने के मूल्यों की बात करती है, अगर वो ज़िंदा रह सकती है, तो क्या हम सबको गाली गलौज करने की ज़रूरत है? क्या सारा कंटेंट वैसा बनना ज़रूरी है? ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की हम बात करते हैं, तो हर क्रिएटर को ये कहीं ना कहीं फ्रीडम है। आप किस प्रकार की क्रिएटिविटी प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो फ्रीडम कितनी सक्सेस में परिवर्तित होगी ऑडियंस पे डिपेंड करके है। तो अगर ऑडियंस गाली गलौज वाला कंटेंट देख रही है, तो बंदूक सिर्फ क्रिएटर पर क्यों ताना जा रहा है? आपने ये कहा कि अब ये वक्त है जब मैं भी कुछ इंडस्ट्री के लिए अगर कर सकूं तो मुझे जाके करना है, लेकिन ये वही फिल्म इंडस्ट्री। सबसे पहले मैं फिल्म की बात नहीं, मैं टेलीविजन की बात कर रही हूँ। इनफैक्ट सबसे पहले टीवी पे लौटते वक्त अपनी यूनियन के ऑफिस में फ़ोन किया गया। अच्छा। कि मेरी लाइफ मेंबरशिप है, वो कार्ड, वो नंबर अभी भी चल रहा है कि नहीं। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, टेलीविज़न फिल्मों से अलग है, तो क्या आप उस प्रकार के नियमों का पालन कर रहे हैं या अपने आप को नियम से ऊपर समझ रहे हैं? तो अब मेरी यूनियन के लिए एक मापदंड हो गया कि अगर स्मृति ईरानी भी यूनियन के दफ्तर में फ़ोन करके कह रही है कि ये मेरी मेंबरशिप है, इसको मेरे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाओ। हाँ, तो अगर मैं ये कह रही हूँ तो यूनियन कह सकती है दूसरे लोगों से, अगर ये नियम का पालन कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे? लेकिन एक चर्चा पूरे देश में चली, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 1 या 2 लोग नाम छोड़ दे तो किसी ने भी खुलकर सेना का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान के खिलाफ एक एक्टर ने नहीं बोला फिल्म इंडस्ट्री से। उस फिल्म इंडस्ट्री को कैसे आईना दिखाया जाए? क्यों शोहरत आपको यहाँ से मिलती है, क्यों दिखाते हैं? जो देश के साथ नहीं है और उसका देश का साथ ना देना आपको खलता है, तो ना देखिए उसको। क्योंकि आप साधारण नागरिक होने के नाते अपना प्रतिशोध या अपनी भावना कैसे व्यक्त कर सकते हैं? ट्यून ऑफ करके, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपेक्षा है कि देश की सेना के साथ अगर एक्टर खड़ा नहीं हुआ तो कोई खड़ा नहीं हुआ, ये भी नहीं है। देश की सेना के साथ देश तो खड़ा था,
सामान्य नागरिक खड़ा था। जिस दिन सामान्य नागरिक नहीं खड़ा होगा उस दिन मैं विचलित हो जाऊँगी। तो देश के सेना के साथ जब तक सामान्य नागरिक, देश की संसद खड़ी है, एक्टर क्या कर रहा है उस एक्टर को आप अपनी कटघरे में लाइए, उससे पूछिए कि वो इस स्वभाव का क्यों है। कई नेता हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता देश अब इस उम्मीद में बैठा रहता है कि कब एक्टर बोलेगा भारत माता की जय। इन हकीकतों से परिचय देश का हो चुका है। कई पॉलिटिशियंस पूछ रहे थे कितने प्लेन गिरे, कितने हमारी सेना को नुकसान हुआ, ये क्यों नहीं सरकार बता रही? आज संसद का सत्र चल रहा है, निश्चित रूप से वहाँ बताया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा ना, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बड़ा आसान होता है हेडलाइन ग्रैबिंग स्टेटमेंट देने का। मैं भी कर सकती हूँ, बड़ी आसानी से बोल सकती हूँ, लेकिन पार्लियामेंट में फैक्ट्स रखने का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों सरकार की है और राष्ट्र फैक्ट से चलेगा। और संसदीय हमारी जो मर्यादाएं हैं या जो इतिहास है उसमें संसद में झूठ नहीं बोला जाता। आपको फैक्चुअल पोजीशन रखनी पड़ेगी। और आज जियोपॉलिटिक्स में और सोशल मीडिया और मीडिया के अलग अलग आयामों की वजह से सच छिपता भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्र की सरकार इतना दमखम रखती है कि सारे तथ्यों को विपक्ष के सामने, संसद के माध्यम से देश के सामने रख के, ये भी हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि इंटरनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकली कुछ तथ्य ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप तक सीमित रहेंगे, जो सार्वजनिक नहीं होंगे। इस मैच्योर रियलिटी को समझने की ज़रूरत है। अब मुझे लगता है आप किधर निकल रही हैं यहाँ से? मैं यहाँ से एक ऐसे कार्यक्रम में जा रही हूँ जहाँ पर देश में क्लाइमेट चेंज और महिला और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट में बार बार भारत की तौहीन की जाती है। तो एक रिपोर्ट आज प्रेषित होगी जिसमें क्या गैप्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों में क्या क्या चुनौतियाँ हैं और भारत की क्या उपलब्धि है, उसके संदर्भ में कार्यक्रम। मतलब 3 बातें तो तय है कि आप पॉलिटिकली रिटायर नहीं हो रही हैं, पीपल कनेक्ट आप आज भी रखना चाहती हैं, महिलाओं से जुड़ी हुई। तो स्मृति ईरानी से ये खास बातचीत आपने देखी। राजनीति भी नहीं छोड़ रही हूँ, पॉलिटिक्स हमेशा मेरे रगों में रहेगा, और टेलीविज़न पर भी वापसी कर रही हैं फेवरेट बहू बनकर। अब भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है ये देखने में हम सबकी दिलचस्पी रहेगी।